नमस्कार दोस्तों, हम अपनी प्रशासनिक चिंतक बुक की सीरीज़ चला रहे थे, जिसमें आज हम चैप्टर 4 एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में बी भास्कर राव ने लिखा है। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर था। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर पहले ऐसे अमेरिकन थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी के आरंभ में उद्योग के प्रबंधन पर गंभीर शोध प्रयास किए। हालांकि वे प्रबंधन का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उनके पहले भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो सीधे कार्य पद्धति के विश्लेषणों से जुड़ा हो। टेलर विश्वास करते थे कि सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन असली विज्ञान है जो हर तरह की मानवीय गतिविधियों में लागू होता है। इसलिए आमतौर पर उनका न केवल वैज्ञानिक प्रबंध के पितामह के रूप में सम्मान किया जाता है, अपितु उन्हें आधुनिक प्रबंध तकनीकों और पद्धतियों का प्रणेता भी समझा जाता है। हर उस व्यक्ति के लिए जिसका प्रबंधन से नाता है, टेलर के जीवन और उसके विचारों का ध्यानपूर्वक अध्ययन आवश्यक है। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का जन्म 20 मार्च 1856 को पेंसिल्वेनिया राज्य के जर्मन टाउन में हुआ था। उन्होंने फ्रांस और जर्मनी के अलावा फिलीपींस एक्सेटर अकादमी में भी पढ़ाई की। यद्यपि वे हार्वर्ड की प्रवेश परीक्षा में प्रतिष्ठा के साथ उत्तीर्ण हुए, इसके बाद भी अपनी अकादमिक पढ़ाई वे जारी नहीं रख पाए, क्योंकि मिट्टी के तेल में अत्यधिक पढ़ाई के चलते उनकी आंखें खराब हो गई। 1874 में जब महज 18 वर्ष के थे, तब उन्होंने फिलाडेल्फिया की इंटरप्राइजेस हाइड्रोलिक्स वर्क्स में काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ उन्होंने 4 वर्षों तक बिना वेतन के अप्रेंटिस के तौर पर काम किया। 1878 में वह मिडवले स्टील कंपनी में एक लेबर श्रमिक की हैसियत से काम करते गए और 1884 में यहीं मुख्य इंजीनियर बने। यह पद उन्हें न्यू जर्सी स्थित स्टीवेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ होबोकेन से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद मिला। 1890 में वह एक कागज मिल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी के महाप्रबंधक बने। 1893 में उन्होंने न्यूयॉर्क में एक इंजीनियरिंग सलाहकार का दफ्तर खोला। प्रबंधन विशेषज्ञ फ्रेडरिक अच्छे खासे वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने एक कटाई का औजार, स्टील गर्म करने संबंधी संसाधित करने की पद्धति, स्टील का हथौड़ा, विद्युत ऊर्जा से चलने वाला लदाई यंत्र, टूल फीडिंग मैकेनिज्म तथा छेद करने वाले उपकरणों का आविष्कार भी किया। सन 1901 से 29 मार्च 1915 के दिन अपनी मृत्यु तक उन्होंने अपना ज़्यादातर समय वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों के शोध पर लगाया। टेलर केवल अपने काम की वजह से नहीं, अपितु अपने व्यक्तित्व के चलते भी दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। कार्यकुशलता के प्रति उनके अंदर असीम समर्पण का भाव था और उनके काम करने की चमत्कारिक क्षमताएं थीं। हम चर्चा करेंगे प्रबंध का वैज्ञानिक विकास कैसे हुआ। अमेरिका के व्यावसायिक वातावरण में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिकरण की एक नई बयार आई, जिसने प्रबंधक वर्ग का विकास किया। प्रबंधन का दायरा रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने मात्र से ज़्यादा व्यापक हो गया। इसमें धीरे धीरे सभी तरह की व्यापक समस्याओं का निदान समाहित होने लगा। निदान की पद्धति भी शीघ्र होने के बजाय लंबी अवधि वाली और तार्किक हो गई। इस तरह प्रबंधन एक ऐसी समस्या निवारक संस्था के रूप में उभरा जैसा कि वह पहले कभी नहीं था। हेनरी आर टाउन और हेनरी मेटकॉफ जैसे महत्वपूर्ण नेताओं ने प्रबंधन की एक संयुक्त व्याख्या विकसित की, जिसे प्रबंधन का नया दर्शन प्रबंध विज्ञान कहा गया। टाउन ने 1886 में द इंजीनियर एज एन इकोनॉमिस्ट शीर्षक में एक पर्चा प्रस्तुत किया। यह पर्चा द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। टेलर, जो कि उस वर्ष इंजीनियरों की संस्था से जुड़े थे, टाउन के इस विचार से बहुत प्रभावित हुए और इन्हीं विचारों से उत्साहित होकर वह कंपनी के सभी पहलुओं को समझने और वैज्ञानिक प्रबंध के विकास में अपना प्रयास केंद्रित करने लगे। वैज्ञानिक प्रबंध के विकास में टेलर का योगदान उनके शोध प्रबंधों में दर्ज है, जो कि इस प्रकार है। पहला है अ पीस रेट सिस्टम, जो 1895 में था। उनका दूसरा है सॉफ्ट मैनेजमेंट, जो 1903 में रहा है। फिर उसके बाद रहा है द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, जो 1906 में रहा है। और द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, 1911 में रहा है, इत्यादि। टेलर के पहले शोध प्रबंध उजरती दर व्यवस्था को वेतन भुगतान सिद्धांत के रूप में एक असाधारण योगदान माना जाता है। उन्होंने एक बिल्कुल नई व्यवस्था की रूपरेखा रखी, जिसमें 3 हिस्से थे: समय और अध्ययन के जरिए काम का निरीक्षण और विश्लेषण, ताकि दर अथवा मानक निर्धारित किए जा सके।
उजरती काम की भिन्न दर और भुगतान व्यक्तियों को न कि व्यक्ति के पदों को। अपने दूसरे शोध प्रबंधन शॉप मैनेजमेंट में टेलर ने कार्यशाला संगठन और प्रबंध तंत्र की विस्तार से चर्चा की है। अपने इस परिचय में उन्होंने अपने प्रबंध दर्शन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। पहला है, टेलर कहते हैं कि औद्योगिक कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रबंध का उद्देश्य अधिकतम वेतन देना और उत्पादन कीमत को कम से कम करने का लक्ष्य होना चाहिए, जो कि स्वाभाविक है। कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। दूसरा है, प्रबंध तंत्र को प्रबंध समस्याओं के निदान के लिए शोध के वैज्ञानिक तरीकों और प्रयासों का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, किसी भी संस्था को अपने सुधार कार्य में वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करनी चाहिए, केवल आशाओं के और पूर्व निर्धारणों के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। तीसरा है, काम की परिस्थितियों का मानकीकरण करना चाहिए और इसी के चलते कामगारों की नियुक्ति का वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। ये भी इन्होंने एकदम खूब कहा। प्रबंध को हर हाल में कामगारों के औपचारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही नए नियुक्त कामगारों को खास निर्देश दिए जाने चाहिए जिससे वे काम के लिए मानक औजारों और विधि का ही इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है, एक स्टैंडर्ड आपके पास औजार होने चाहिए और प्रबंधकों को उनकी ट्रेनिंग समय समय पर कराती रहनी चाहिए ताकि काम की गति में और सुधार और क्वालिटी में सुधार आए। श्रमिक संगठन की वैज्ञानिक व्यवस्था के तहत श्रमिकों और प्रबंध के बीच दोस्ताना सहयोग होना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि यदि दोनों पक्षों के बीच में समन्वय नहीं होगा तो संस्था में विकास संभव नहीं है। टेलर प्रबंध की एक नई और परिपूर्ण अवधारणा विकसित करना चाहते थे। वे इस बात के हिमायती थे कि पारंपरिक प्रबंधकों को अधिकारवादी नज़रिया त्याग कर एक नया और व्यापक नज़रिया विकसित करना चाहिए, जिसमें उन्हें अपने काम के लिए योजना, संगठन और नियंत्रण जैसे तत्वों को बृहद परिप्रेक्ष्य में शामिल करना चाहिए। मिडवेल स्टील कंपनी में एक गंभीर पर्यवेक्षक रहने तथा तमाम फैक्ट्रियों में काम की कार्यवाही को निरीक्षण करने के बाद टेलर ने प्रबंध की कुछ खामियों को चिन्हित किया, जो कि इस प्रकार है। पहली खामी है, प्रबंधकों को कर्मचारियों और प्रबंध की जिम्मेदारी को पता ही नहीं था। वो केवल ऊपर बैठे रहते थे और उन्हें निम्न स्तर की चीज़ों के बारे में, समस्याओं के बारे में पता ही नहीं था। दूसरी है, काम के प्रभावी मानकों का अभाव था। बिल्कुल कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं था। कोई भी कार्य किसी प्रकार से कर रहा था जिससे हर किसी की कार्यकुशलता में अंतर था। तीसरा है, प्राकृतिक और व्यवस्थित एकजुटता के कारण उत्पादन सीमित था। बिल्कुल, जो प्राकृतिक वस्तुएं थी वो एकजुट न होने के कारण, व्यवस्थित नहीं होने के कारण उत्पादन सीमित था। चौथा है, प्रबंधन तंत्र काम को सही ढंग से स्वरूप देने और कामगारों को एकजुटता से बाहर लाने में नाकाम था। ग्रुपिंग चलती थी, उसे बाहर लाने में नाकाम था प्रबंधन तंत्र। पांचवा है, प्रबंध तंत्र के ज़्यादातर निर्णय अवैज्ञानिक थे, क्योंकि वे अनुमान, इल्हाम, अतीतकालीन अनुभवों और जोर जबरदस्ती पे आधारित थे। उनका वैज्ञानिक तरीके से कार्य करने का कोई आधार नहीं था। छठवा है, विज्ञान विभागों के बीच काम के बंटवारे का कोई उपयुक्त अध्ययन नहीं था। काम कोई बटा हुआ नहीं था, कोई कुछ कर रहा है, संभवतः कुछ व्यक्ति काम को दोहरा भी रहे थे। आठवां है, कर्मचारियों के लिए नियुक्ति उनकी क्षमताओं पर विचार किए बिना होती थी। इसमें उनकी प्रवृत्तियों और हितों का भी ध्यान नहीं रखा जाता था। लाल फीताशाही चलती थी, भाई भतीजावाद चलता था। भाई भतीजावाद यदि किया जाए संस्था में तो जो कुशल कामगार थे उनकी कमी हो जाती है और संस्था का विनाश होना संभव है। टेलर को श्रमिक प्रबंधन के झगड़ों, विशेषकर फोरमैन, कार्याध्यक्ष और कामगारों के बीच उत्पादन मात्रा को लेकर होने वाले झगड़ों का कटु अनुभव था। मगर तमाम कोशिशों के बावजूद टेलर ताकत और अनुभव की बदौलत इस तरह के झगड़ों को खत्म करने में असफल रहे। अपनी इस असफलता से उन्होंने महसूस किया कि एक नई औद्योगिक नीति की खोज आवश्यक है, अतः वह इस काम में लग गए। अपनी इस खोज प्रक्रिया के तहत उन्होंने लगभग 2 दशकों तक अनेक प्रयोग किए। टेलर ने मशीनी कलपुर्जों, रफ्तार, धातु तथा पदार्थों आदि में बेतहाशा प्रयोग किए। बेतलहम और मिडवेल स्टील कंपनियों में उनके द्वारा किए गए प्रयोगों से धातु काटने की कला में क्रांति आ गई। इससे उनकी खोज की रफ्तार भी तेज हुई। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स में उनके द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंध द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स की बहुत तारीफ हुई। इनके इस प्रबंध को इस बौद्धिक संस्था में प्रस्तुत सबसे उत्कृष्ट शोध का दर्जा दिया गया। यह प्रबंध सबसे लंबी और व्यापक प्रयोग श्रृंखला पर आधारित था। इसके तहत 26 सालों में 30,000 प्रयोग हुए थे, जिनमें उस समय लगभग $2 लाख अमेरिकी खर्च आया था।
धातु काटने के प्रयोग की उपलब्धि टेलर के दूसरे योगदानों के मुकाबले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इससे अमेरिकी उद्योग जगत को बहुत बड़ा फायदा हुआ। उद्योग विकास में इन प्रयोगों से आमूलचूल परिवर्तन हुए। अपने दूसरे प्रयासों में टेलर ने रफ्तार और समय का अध्ययन किया और विश्लेषण किया कि श्रमिक मशीनों, औजारों और कच्चे माल को किस तरह इस्तेमाल में लाते हैं। इन अध्ययनों के निष्कर्ष से उन्होंने कारखाना प्रबंधन की समन्वय व्यवस्था विकसित की। टेलर ने श्रमिकों को कच्चे माल और यंत्रों का इस्तेमाल कर सकने की क्षमता वैज्ञानिक आधार पर तय करने की कोशिश की, जिससे वैज्ञानिक प्रबंधन की सही अर्थों में शुरुआत हुई। अपनी कारखाना व्यवस्था के विकास में टेलर ने जानना चाहा कि नियंत्रित परिस्थितियों में मशीन अथवा आदमी दिए गए काम को कितने समय में कर पाते हैं या उन्हें कितने समय में इसे करना चाहिए, तथा यही काम किसी विशिष्ट प्रक्रिया के तहत विशिष्ट पदार्थों और प्रविधि के अंतर्गत किए जाएं तो कितने समय में होंगे। उन्होंने तथ्यों को जांचने में वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल किया ताकि काम करने के सही ढंग अनुभवजन्य तरीके से तय किए जाएं, ना कि परंपरागत तरीके से विराम घड़ी के जरिए। टेलर ने चयन की वैज्ञानिक विधि पर भी जोर दिया। उनका विचार था कि सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन किया जाना चाहिए। चयन का यह वैज्ञानिक आधार प्रार्थी की तात्कालिक योग्यता और भविष्य में उसकी सीख सकने की क्षमता होना चाहिए। ये सही जगह पर कर्मचारी की नियुक्ति के बाद टेलर उसकी और उसके काम की परिस्थितियों की प्रभावशाली निगरानी पर बल देते हैं। टेलर प्रबंधन की बुनियादी ठोस कर्मचारी प्रबंध पर रखना चाहते थे, अर्थात वे चाहते थे कि कर्मचारियों को उनकी योग्यता का काम मिले। अब हम पढ़ेंगे टेलर की प्रबंध अवधारणा क्या थी। टेलर मानते हैं कि प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य मालिक की अधिकतम संपत्ति को सुनिश्चित करना है। इस दृष्टि से कर्मचारी के लिए भी यही लक्ष्य तय करना पड़ता है। उनके वैज्ञानिक प्रबंध का दर्शन यही है कि नियोक्ता, कर्मचारी और ग्राहक के हितों में परस्पर टकराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमें कोई अंतर्निहित मतभेद नहीं है। टेलर का निष्कर्ष था कि उच्च उत्पादकता सबके हित में है, अर्थात यह कर्मचारी, नियोक्ता और ग्राहकों के लिए समान रूप से हितकारी है। उनके अनुसार उच्च उत्पादक से कर्मचारियों को अधिक वेतन मिलेगा, प्रबंध को ज़्यादा फायदा होगा और ग्राहकों को कम कीमतें अदा करनी पड़ेगी। टेलर ने बताया एवं पाया कि प्रबंध अपने कामों से बचता है, वह भारी बोझ श्रमिकों के सिर पर डालता है तथा खुद बहुत मामूली जिम्मेदारी उठाता है। उन्होंने तय किया कि प्रबंध को मानक तय करने, योग्यताओं के बनाने, संगठन नियंत्रण तथा प्रोत्साहन योजना बनाने जैसी जिम्मेदारियां खुद उठानी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। कल इसी श्रृंखला में हम वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।